आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं उपेंद्र अनमोल नेक्स्ट आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज एक नए टॉपिक के साथ हम लोग इस सेशन में शामिल हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपने अंतरिम बजट 2024-25 में देखा होगा कि 2024-25 के अंतरिम बजट में कई सारी टेक्नोलॉजी पर भी फोकस किया गया है, जिसमें एक नया टर्म आपने देखा होगा, डीप टेक टेक्नोलॉजी। अर्थात डीप टेक्नोलॉजी के बारे में आपने सुना होगा। बहुत सारे विद्यार्थी यह सोचते हैं कि ये डीप टेक टेक्नोलॉजी क्या है, आखिर ये क्या टेक्नोलॉजी है, इससे क्या बदलाव हो सकता है, इससे क्या क्या संभावनाएं हैं, इससे हमारे देश को क्या फायदा हो सकता है। ऐसे तमाम पहलू बहुत सारे लोगों के सामने प्रश्न बन करके खड़े हुए हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में हम डीप टेक टेक्नोलॉजी को सबसे पहले बूस्ट करेंगे और रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण की नींव रखेंगे और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा होगा वित्त मंत्री ने एक और भी बड़ी घोषणा की। इस बार के अंतरिम बजट की अगर दो प्रमुख घोषणाओं की बात हो तो एक घोषणा यह है कि रक्षा बजट पर सबसे अधिक फोकस किया गया, डिफेंस सेक्टर पर सबसे अधिक फोकस किया गया, जो कि भारत की जरूरत है क्योंकि भारत ऐसी ही चुनौतियों से जूझ रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ा फोकस है वो 1 लाख करोड़ का टेक्नोलॉजी बजट, अर्थात R&D के लिए दिया गया 1 लाख करोड़ का बजट। सभी को ज्ञात होगा कि भारत की सरकार विज्ञान एवं तकनीकी को विस्तार देकर के, बढ़ावा देकर के बहुत सारी समस्याओं के समाधान की रूपरेखा लेकर के आगे बढ़ रही है और 2047 में भारत को विकसित देश बनाना चाहती है। और विकसित देश बनने के लिए दो शर्तों को पूरा करना होगा। एक तो आत्मनिर्भरता की शर्त को, सेल्फ रिलायंस होने की शर्त को, और दूसरा आधुनिक होने की शर्त को, मॉडर्नाइज होने की शर्त को। अर्थात सेल्फ रिलायंट इंडिया और मॉडर्न इंडिया जब बनेगा तभी 2047 तक भारत विकसित देश होने की तरफ बढ़ सकेगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों लक्ष्य कैसे पूरे होंगे। ये दोनों लक्ष्य पूरे होंगे टेक्नोलॉजी के माध्यम से। टेक्नोलॉजी, तकनीकी किसी भी समाज में विकास का मुख्य इंडिकेटर होती है। यही कारण है कि यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा 2001 से एक नया इंडेक्स शुरू किया गया है जिसको कहा जाता है टेक्नोलॉजी अचीवमेंट इंडेक्स, जिसके माध्यम से हर देश में होने वाले तकनीकी परिवर्तन, तकनीकी उपलब्धि का डाटा जुटाया जाता है। और माना जाता है कि जिस देश में तकनीकी की उपलब्धि जितनी ज्यादा है वो देश आर्थिक, सामाजिक और मानवीय विकास के रास्ते पर सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है। नवाचार, अनुसंधान, शोध, ये सब विकास के मुख्य सूचक है। 21वीं सदी ज्ञान की सदी है। ज्ञान शोध और बोध के आधार पर विकसित होता है और ये शोध और बोध हमें गहरे अर्थों में नए आइडियाज की तरफ ले जाता है, क्रिएटिविटी की तरफ ले जाता है, तमाम नए नए स्टार्टअप को डेवलप करने का, तमाम नई नई तकनीकों को डेवलप करने का एक रास्ता देता है। और इस बार के बजट में चूंकि 1 लाख करोड़ का बजट R&D के लिए दिया गया तो ये अपने आप में एक बहुत बड़े संभावनाओं के लिए इसने रास्ता खोला। अब देखिए 1 लाख करोड़, 100 और ये 3 और जीरो, ये हो गया 1 लाख करोड़। ये बजट जो दिया गया है ये R&D बजट है। अंतरिम बजट 2000
2024-25 में, अब एक चीज ध्यान दें, इस बजट के माध्यम से जो R&D का बजट है, इससे डीप टेक्नोलॉजी, मतलब डीप टेक, इससे डीप टेक टेक्नोलॉजी को और बाकी डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी को बूस्टअप करने की बात की गई है। इससे डीप टेक टेक्नोलॉजी को, डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी को बूस्टअप करने की बात की गई है, बढ़ावा देने की बात की गई है। और इसमें सबसे ज्यादा चर्चा डीप टेक टेक्नोलॉजी की है, अर्थात डीप टेक्नोलॉजी की है। तो जरा देखा जाए कि डीप टेक टेक्नोलॉजी क्या है। डीप टेक टेक्नोलॉजी क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, और इसमें चैलेंजेस, कंस्ट्रेंट, चुनौतियां, बाधाएं, कंसर्न, चिंताएं, थ्रेट, ये सब क्या है, इन सबको समझा जाए। चूंकि अंतरिम बजट 2024-25 का फोकस इस पर है, इसलिए इस टॉपिक से क्वेश्चन सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि डीप टेक टेक्नोलॉजी क्या है, इसके मुख्य विशेषताओं पर चर्चा कीजिए, या डीप टेक टेक्नोलॉजी क्या है, इसके महत्व को बताइए। व्हाट इज डीप टेक टेक्नोलॉजी एंड डिस्क्राइब द वेरियस इंपॉर्टेंस ऑफ डीप टेक टेक्नोलॉजी। तो ये प्रश्न आ सकता है। प्रीलिम्स में भी इससे जुड़े हुए सवाल पूछे जा सकते हैं, इसके आइडियाज को कहीं ना कहीं जोड़ा जा सकता है। इससे इवन ऐसा भी हो सकता है कि एक इकोनॉमी से जुड़ा हुआ, इकोनॉमी से जुड़ा हुआ कोई सवाल पूछा जाए और उसमें भी कहीं ना कहीं इसको एक ऑप्शन में डाल दिया जाए। तो आपको इससे परिचित होना है, इसको समझना है, इसको जानना है। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि भारत की सरकार ने डीप टेक टेक्नोलॉजी के लिए एक पॉलिसी भी जारी किया है। अभी भारत की सरकार डीप टेक टेक्नोलॉजी के लिए एक स्कीम भी घोषित करने वाली है। अर्थात ये लंबे समय तक चर्चा में रहने वाला विषय अब बन गया है, महत्वपूर्ण टॉपिक बन गया है, इस पर निबंध भी पूछा जा सकता है। तो ऐसे में पूरी तरीके से इसकी समझ रखना है। अब जरा थोड़ा आगे बढ़ा जाए और समझा जाए कि डीप टेक टेक्नोलॉजी क्या है। देखिए, ये इतने पॉइंट्स को सबसे पहले समझ लिया जाए कि जब हम बात कर रहे हैं डीप टेक की, तो सबसे पहले समझा जाए भैया ये क्या है, क्या है। दूसरा ये समझा जाए कि इसका महत्व क्या है, जरूरत क्या है, महत्व क्या है इसका, इसका योगदान क्या हो सकता है कि नहीं, इसकी विशेषताएं क्या है आखिर, या चलिए इसका महत्व क्या हो सकता है, इसका योगदान या लाभ क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस एंड बेनिफिट्स। और इसमें चुनौतियां क्या है, क्योंकि जिसमें संभावना है उसमें जरूर चुनौतियां होती होंगी या होती ही हैं। तो ऐसे में उन्हें पहचान लिया जाए। यूपीएससी की पढ़ाई जब आप करते हैं सिविल सेवाओं में, तो ये सारे एंगल अपने आप डेवलप करना होता है। जिस चीज की आप अच्छाई जान रहे हैं उसकी चुनौतियां भी जानिए, तभी दोनों साइड आप समझ पाएंगे। और प्रोज और कॉन दोनों के बारे में जब जानकारी रहेगी, तो आपकी सोचने की क्षमता जो है वो संतुलित होगी और डायनेमिक भी होगी। तो सबसे पहले देखा जाए कि डीप टेक टेक्नोलॉजी क्या है। व्हाट इज डीप टेक टेक्नोलॉजी? डीप टेक क्या है? देखिए, सबसे पहले समझिए, हम लोगों ने उस टॉपिक में भी चर्चा किया था जब डिफेंस बजट की बात कर रहे थे। देखिए, डीप टेक ऐसी टेक्नोलॉजी को कहा जाता है जो जटिल तकनीक होती है, कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी। ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी तकनीक जो जटिल तकनीक होती है, जिसके विकास के लिए बड़े स्तर पर वैज्ञानिक प्रयासों, इंजीनियरिंग प्रयासों, नवाचारों, शोधों, अनुसंधान की जरूरत होती है, उसे डीप टेक टेक्नोलॉजी कहा जाता है। अर्थात ऐसी उन्नत या जटिल तकनीक, ऐसी जटिल या उन्नत, एडवांस्ड, उन्नत तकनीक जिसके विकास के लिए, जिसके विकास के लिए बड़े स्तर पर, जिसके विकास के लिए बड़े स्तर पर वैज्ञानिक प्रयासों,
बड़े स्तर पर वैज्ञानिक प्रयासों, इंजीनियरिंग प्रयासों, नवाचारों, अनुसंधान एवं शोध की जरूरत होती है। अनुसंधान एवं शोध आदि की जरूरत होती है। शोध आदि की जरूरत होती है, उसी को डीप टेक टेक्नोलॉजी कहा जाता। मैंने लिख इसलिए दिया ताकि एक बार आप इसके भाव को समझ लें, अर्थात ऐसी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी, ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी जिसके विकास के लिए बड़े स्तर पर वैज्ञानिक प्रयासों, इंजीनियरिंग प्रयासों, नवाचारों, अनुसंधान एवं शोध की आवश्यकता होती है, उसी को डीप टेक टेक्नोलॉजी कहा जाता है। यह साधारण प्रयास से ऐसी तकनीक विकसित नहीं होती, दशकों लग जाता है। या आप बड़े प्रयास करिए, तो बड़े स्तर पर निवेश करिए, अनुसंधान करिए, नवाचार करिए, तो हो सकता संभव हो। बड़े स्तर के मानव संसाधन हो, बड़े स्तर की आपके पास पूंजी हो, बड़े स्तर पर आपके पास वैज्ञानिक सेटअप हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और फिर सरकार का सपोर्ट हो, फाइनेंस हो, तो आप ऐसी टेक्नोलॉजी का विकास कर सकते हैं। जैसे डीप टेक टेक्नोलॉजी में आप देखिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी, मैंने पीछे जब वो क्लास हुई थी उसमें भी बताया था। जैसे एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जैसे मशीन लर्निंग है, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, जैसे ड्रोन और रोबोटिक्स की टेक्नोलॉजी है, ड्रोन एंड रोबोटिक्स है, जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग है, जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इसी पर क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन वगैरह है। जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी है, जैसे वर्चुअल रियलिटी है, ऑगमेंटेड रियलिटी है, या इस तरीके की। अच्छा, जैसे जेनेटिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारे पहलू हैं, जैसे 3D प्रिंटिंग है, मटेरियल प्रिंटिंग है, 3D प्रिंटिंग है। ऐसे बहुत सारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी बड़े स्तर पर, इन्हीं को डीप टेक कहा जाता है। इन सभी तकनीकों को डीप टेक कहा जाता है। एक चीज ध्यान रखिए, आने वाला दौर इसी तकनीकी का है, और यही तकनीकें बदलाव का केंद्र बन रही हैं और बहुत बड़े स्तर पर बदलाव लाने की क्षमता रखती हैं। लेकिन क्या आपको पता है, केवल मैं एक का एग्जांपल देता हूं, एआई के विकास में कई दशक लग गए। अब आप सोचिए 1955 से एआई का विकास चल रहा है, और अब जाकर के 2020 ऑनवर्ड, इसके बाद जाकर के कहीं ये उपयोग के लायक तकनीकी बन रही है। सोचिए, कम से कम कुछ नहीं तो 6 से 7 दशक का प्रयास है, तब जाकर के एआई उस लेवल पर आई है कि ये इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सकती है, ये मानव के जीवन को, हमारे व्यक्तिगत जीवन को आसान बना सकती है, आर्थिक लाभ दिला सकती है, सामाजिक परिवर्तन ला सकती है, और बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकती है। लेकिन कितना समय लगा? आज तो एआई का प्रयोग जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में होने लगा है। इसी तरीके से मशीन लर्निंग है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ड्रोन और रोबोटिक्स की टेक्नोलॉजी। आज ही दिल्ली में किसानों का, चूंकि आपने देखा होगा किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं अपनी मांग को लेकर के, और भारत सरकार ने दिल्ली के आसपास और दिल्ली में धारा 144 लगा दिया है। ऐसे में टकराहट हो रही है, और उसमें आप देख रहे होंगे ड्रोन का प्रयोग करके आंसू गैस का गोला पहली बार छोड़ा जा रहा है। ड्रोन कितना उपयोगी है, केवल कृषि क्षेत्र में
कीटनाशकों के छिड़काव में, उर्वरकों के छिड़काव में, मॉनिटरिंग में, मैपिंग में, सर्वे में, सेंसिंग में, केवल उसी में नहीं बल्कि बहुत तरीके की निगरानी में, सुरक्षा में, आपदा प्रबंधन में, और यहां आप देख रहे हैं भीड़ के प्रबंधन में और लॉ ऑर्डर को मेंटेन करने में कैसे उसकी भूमिका है। क्वांटम कंप्यूटिंग साइबर सिक्योरिटी दिला सकता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऐसे दौर में ले जा सकता है जहां साइबर हैक होगा ही नहीं, साइबर हैकिंग होगी नहीं, साइबर क्राइम से मुक्त हो सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी मटेरियल को एडवांस करने की दिशा में बहुत बड़े प्रयास कर रही है। आज जैसे ये मैं जिससे लिख रहा हूं, ये नैनो टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है। ये बोर्ड, ये जो डिजिटल बोर्ड है, ये नैनो टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है। ये जिस पे मैं लिख रहा हूं, ग्राफीन टच स्क्रीन, ये सब नैनो टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है। ये फ्लैट पैनल है, फ्लैट डिस्प्ले पैनल है, ये नैनो टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है। इसी तरीके से बहुत सारा जो है बायोटेक्नोलॉजी में बदलाव हो रहे हैं, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, कास9, जीन एडिटिंग, वेरियस मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स आप देखिए जिसमें रोगों के निदान से लेकर के, और यहां 3D प्रिंटिंग, ये सब डीप टेक टेक्नोलॉजी है। तो एक चीज तो हम लोग समझ गए कि डीप टेक टेक्नोलॉजी है क्या। अब दूसरा ये देखना है कि डीप टेक टेक्नोलॉजी का सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, कंट्रीब्यूशन, ये सब क्या है। तो जरा देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि भैया डीप टेक टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस या बेनिफिट्स क्या है, तो जरा उसको भी एक बार देख लिया जाए। भाई इसका महत्व क्या है, इसका योगदान क्या है, कंट्रीब्यूशन या सिग्निफिकेंस या महत्व। कंट्रीब्यूशन लिखना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं, अब जो लिख दिया लिख दिया। अब देखिए, अब इस के बारे में अगर पूछा जाए तो सबसे पहली बात तो है वैश्विक स्तर पे अनेक जटिल समस्याओं का समाधान। डीप टेक टेक्नोलॉजी अनेक समस्या का समाधान कर सकती है। खाली मैं अगर खाली एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जांपल लूं, तो पूरे शिक्षा व्यवस्था में क्रांति ला सकती है। बच्चों को पढ़ाने में, बुजुर्गों को पढ़ाने में, चीजों को समझाने में, सूचनाओं को पहुंचाने में, समझ को बढ़ाने में, हर चीज को बेहतर कर सकती है। अनेक प्रकार के सिस्टम को चलाने में, ऑटोमेशन में क्रांति ला सकती है। तो पहली बात तो अनेक वैश्विक समस्याओं के समाधान में, वैश्विक समस्याओं के समाधान में, अनेक वैश्विक समस्याओं के समाधान में, कौन सी वैश्विक समस्या है, जैसे जलवायु से जुड़ी हुई समस्या है कि मौसम और जलवायु की भविष्यवाणी नहीं हो पाती, कब वर्षा होगी, कब तूफान आएगा, कब चक्रवात आएगा, कुछ पता ही नहीं है, भूकंप कब आएगा, अर्ली वार्निंग सिस्टम। तो इसका मतलब जलवायु जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों का, जलवायु परिवर्तन से, जलवायु परिवर्तन की समस्या का, इसका पूरा समाधान कर सकती है। अच्छा, इसी डीप टेक टेक्नोलॉजी में तमाम ऊर्जा की, एनर्जी की भी टेक्नोलॉजी है, क्लीन टेक्नोलॉजी है, ग्रीन टेक्नोलॉजी है, सोलर एनर्जी का डेवलपमेंट है। सोलर एनर्जी सोलर पैनल से बनता, सोलर पैनल नैनो टेक्नोलॉजी से बनता है। इसका मतलब ऊर्जा संकट की समस्या का समाधान, ऊर्जा संकट की समस्या का समाधान कर सकता है। अच्छा, साइबर चुनौती का, साइबर संकट और चुनौती का समाधान क्वांटम टेक्नोलॉजी से हो सकता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से हो सकता है। अच्छा, महामारी, महामारी जितनी भी पैंडेमिक है, एपिडेमिक है, महामारी का निदान किया जा सकता है। भाई कौन से रोग होने वाले हैं, कौन सा संक्रमण फैल गया है तो उसका वैक्सीन कैसे बनेगी, उसके लिए ड्रग्स कैसे बनेगी, दवाइयां कैसे बनेगी, तो महामारी का निदान है। इसके अलावा जो है अनेक समस्याएं जो है, चाहे वो जागरूकता का, भ्रष्टाचार है, गैर जवाबदेही है,
या निगरानी है, ऐसे बहुत सारी समस्याओं का समाधान, मतलब अनेक वैश्विक समस्याओं के समाधान में इसकी बड़े स्तर पर भूमिका है, ये आप समझ लीजिए। दूसरा, इससे वैज्ञानिक उन्नति और अनुसंधान में भी क्रांति है। वैज्ञानिक उन्नति को बढ़ावा, वैज्ञानिक उन्नति को बढ़ावा। अब देखिए, इससे शोध को बढ़ावा मिलेगा, नई नई तकनीक से शोध को बढ़ावा, अनुसंधान को बढ़ावा, नवाचार को बढ़ावा। अच्छा, गहरे अनुसंधान, गहरे विषय पर चर्चा को बढ़ावा, ऐसे तमाम चीजों को बढ़ावा मिलेगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात, इससे विकास के नए रास्ते खुलेंगे, विकास और समाधान के नए रास्ते। इससे आर्थिक विकास, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो सब चीज नया होगा, इससे आर्थिक विकास की नए दौर की शुरुआत होगी। नए दौर की शुरुआत होगी। अच्छा, इससे भारत को अनेक क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता प्राप्त होगी, भारत का आधुनिकीकरण होगा। अगला पॉइंट आप लिखेंगे, आत्मनिर्भरता एवं आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण को बढ़ावा, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी का विकास करेंगे तो आत्मनिर्भर होंगे, जो आने वाले समय में सभी समस्याओं का समाधान है या जो और नए नए क्षेत्रों का विकास है उसमें हम दूसरे के ऊपर तो निर्भर नहीं होंगे और भारत का आधुनिकीकरण होगा। अच्छा, आपदा प्रबंधन की क्षमता, आपदा प्रबंधन की क्षमता विकसित होगी। इसी में क्वांटम कंप्यूटिंग से लेके बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिससे हम आपदा के लिए पूर्व चेतावनी को और मजबूत बना पाएंगे, उसके लिए और शोध अनुसंधान प्रयास कर पाएंगे। आपदा आने के बाद जो बचाव और राहत कार्य है उसमें बड़े स्तर पर सहयोग कर पाएंगे, ये भी एक बहुत अच्छा होगा। अच्छा, इसके अलावा आतंकवाद, आंतरिक सुरक्षा की समस्याओं का भी समाधान, की समस्याओं का समाधान होगा। समस्याओं का भी समाधान होगा। अच्छा, इसके अलावा व्यक्तिगत स्तर पर तमाम प्रकार की सुविधाएं बढ़ेंगी, व्यक्तिगत, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, तमाम सुविधा बढ़ेगी, व्यक्तिगत सुविधाओं में वृद्धि होगी, व्यक्तिगत सुविधाओं में वृद्धि होगी। आर्थिक और सामाजिक विकास के नए अवसर उत्पन्न होंगे, आर्थिक, इकोनॉमिकल एंड सोशल डेवलप, आर्थिक एवं सामाजिक विकास के नए अवसर, आर्थिक और सामाजिक विकास के नए अवसर उत्पन्न होंगे। हरित ऊर्जा, हरित तकनीकी तक पहुंच होगी, ग्रीन टेक्नोलॉजी, हरित तकनीक तक पहुंच होगी। संविधान के आदर्शों उद्देश्यों को पाना संभव होगा, संविधान के उद्देश्यों आदर्शों को प्राप्त करना संभव, संविधान के उद्देश्यों आदर्शों को प्राप्त करना संभव होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तकनीकी का विकास होगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, लागत घटेगी। अगला पॉइंट लिखिए, बाजार का विकास होगा, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी, गुणवत्ता दक्षता में वृद्धि होगी,
गुणवत्ता एवं दक्षता में वृद्धि होगी, और इस तरीके से बहुत सारे विकास की संभावनाएं बनेंगी। तो ये डीप टेक टेक्नोलॉजी से क्या महत्व होगा और इसका क्या लाभ होगा, इन सारे पहलुओं को आपने देख लिया। अब कंस्ट्रेंट, चैलेंजेस, कंस्ट्रेंट एंड कंसर्न बिफोर डीप टेक टेक्नोलॉजी, अर्थात डीप टेक टेक्नोलॉजी में बाधाएं, चुनौतियां, समस्याएं क्या है, अर्थात चैलेंजेस क्या है, कंस्ट्रेंट्स क्या है, कंसर्न क्या है, चुनौतियां क्या है, बाधाएं क्या है, चिंताएं क्या है। चुनौतियां, बाधाएं, चिंताएं क्या है। देखिए, सबसे पहली बात है कि डीप टेक टेक्नोलॉजी के विकास में समय लगेगा, एकाएक इसका विकास नहीं हो जाएगा। खुद आप देखिए, एआई के विकास को करने और उसे मानव के लिए उपयोगी बनाने में 6-7 दशक लगा। नैनो टेक्नोलॉजी के विकास में भारत खुद ही 2001 से प्रयास कर रहा है, 20 साल से ज्यादा हो गया, हमें समय लग रहा है। इसी तरीके से आप क्वांटम कंप्यूटिंग में देखिए, 2020 से हम लोग बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं। आप ड्रोन और रोबोटिक्स के क्षेत्र में देखिए, भारत प्रयास कर रहा है। और पहली बात तो इसके विकास में समय लगेगा, इतनी जल्दी से ये चीज विकसित नहीं होगी, हाँ धीरे धीरे होगी। इसके विकास में समय लगेगा। आप सोचिए फटाफट हो जाए तो ऐसा संभव नहीं है। अच्छा, दूसरा, इसके लिए विशिष्ट प्रतिभा की जरूरत भी होगी। ऐसा नहीं कि आपने फंड दिया और तुरंत काम होने लगे। योग्य वैज्ञानिक चाहिए, शोधार्थी चाहिए, नवाचार से जुड़े हुई प्रतिभाएं चाहिए। तो विशिष्ट प्रतिभा की भी जरूरत होगी। तो विशिष्ट प्रतिभा की चुनौती है कि भाई आपको मिलेगी कि नहीं। सारी ऐसी, आप इसरो कैसे आगे बढ़ा, डॉक्टर विक्रम साराभाई जैसा वैज्ञानिक हमारे पास था, जो दिन रात एक ही चीज सोचता था कि कैसे भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र और अंतरिक्ष तकनीकी का विकास होगा। तो उनके नाते इसरो स्थापित हो गया। ऐसे कुछ और वैज्ञानिकों ने सहयोग किया। इसी तरीके से डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के प्रयासों से परमाणु तकनीकी और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में हम आगे बढ़ पाए। इसी तरीके से मटेरियल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में डॉक्टर CNR राव, डॉक्टर चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव, और आज नैनो टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़ रहे हैं। टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर में हम सैम पित्रोदा के कारण आगे बढ़े। आईटी में, आउटसोर्सिंग में, सॉफ्टवेयर में हम लोग देवांग मेहता और डॉक्टर फकीर चंद कोहली के नाते आगे बढ़ पाए। मेट्रो में हम ई श्रीधरन के कारण आगे बढ़ पाए। मिसाइल के क्षेत्र में हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के प्रयासों से आगे बढ़ पाए। इसी तरीके से अनेक क्षेत्रों में कुछ लोगों ने पिलर बनने का काम किया, और हम इस नाते वहां उन क्षेत्रों में अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करने की स्थिति में हुए। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण चुनौती। अच्छा, तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके लिए जो अनुसंधान का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारभूत संरचना, वो उसकी भी चुनौती है। हमारे पास पूरा नहीं है, प्रयोगशालाएं नहीं है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स नहीं है, आधारभूत संरचना की कमी है। अच्छा, एक चीज और है, भले हम वित्त दे रहे हैं, 1 लाख करोड़ की घोषणा हुई है इस बार के अंतरिम बजट में, वो भी 50 वर्षों के लिए 0% के ब्याज पर। लेकिन इसके बाद भी वित्त की उपलब्धता की और आवश्यकता होगी, तो वित्त की चुनौती रहेगी, वित्तीय चुनौती भी रहेगी। अच्छा, इसके अलावा ध्यान से सुनेंगे, इसके अलावा जो है नियामक चुनौतियां रहेंगी, रेगुलेटरी चैलेंज, नियामक चुनौतियां कि इनका कौन सी संस्था इन्हें रेगुलेट करेगी, इनके लिए तमाम संस्थागत विकास की भी जरूरत होगी। सरकारी नीति और कार्यक्रमों की जरूरत होगी। तो सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों की अभी कमी है बहुत। सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों की
बड़े स्तर पर आवश्यकता होगी, तब इतनी सारी टेक्नोलॉजी का बड़े स्तर पर आवश्यकता, और साथ ही विज्ञान के बजट को भी, विज्ञान का अपर्याप्त बजट है। जीडीपी का 2% विज्ञान के क्षेत्र में बजट होना चाहिए और अभी 0.7% तक बढ़ पाए। विज्ञान अनुसंधान का बजट ऐसे तो बढ़ रहा है लेकिन जीडीपी की तुलना में कम है। बजट की कमी है, अनुसंधान नवाचार के बजट की कमी है। बात समझ रहे हैं? अनुसंधान नवाचार के बजट की कमी है। देखिए, यूनेस्को कहता है, ध्यान से सुनेंगे, यूनेस्को कहता है कि शिक्षा के क्षेत्र में 6% ऑफ जीडीपी हर देश को बजट देना चाहिए, तभी शिक्षा वहां की विकसित होगी। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हेल्थ में, वो कहता है 2.5% ऑफ जीडीपी बजट देना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में इतना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना, और R&D विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान और शोध के क्षेत्र में 2% ऑफ जीडीपी। और मैं आपको बता दूं, ये यूनिवर्सल सबको दिया गया है गोल एक तरीके से। भारत अभी इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाया। भारत के पास ये जो है, ये अभी अब तो 0.7% ऑफ जीडीपी तक ही हम लोग पहुंच पाए। ये बजट कम है, इस बजट को बढ़ाना होगा। यद्यपि भारत की सरकार ने डीप टेक टेक्नोलॉजी के लिए एक पॉलिसी की घोषणा पहले ही कर दी थी। आप देखिए, एक पॉलिसी की घोषणा डीप टेक टेक्नोलॉजी के लिए भारत की सरकार ने पहले ही कर दी थी, और यह है नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी 2023 में। 2023 में भारत की सरकार ने डीप टेक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए ये नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी को अगस्त 2023 में शुरू कर दिया था, ताकि हम ऐसे स्टार्टअप को सहायता दे सकें, बढ़ावा दे सकें, जो डीप टेक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अनुसंधान, विकास और नवाचार के लिए पोषण कर सके, बौद्धिक संपदा व्यवस्था को मजबूत बना सके। तभी तो पेटेंट की संख्या बढ़ेगी, पेटेंट फाइलिंग होगी। भारत का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इकोसिस्टम तभी बूस्टअप होगा, बेहतर होगा। वित्त की पहुंच को सुविधाजनक बनाना संभव इस पॉलिसी के माध्यम से, और मानव संसाधनों को आकर्षित करना। आप खुद बताइए, कोई किसी कार्यक्रम की तरफ कब आकर्षित होगा? जब उसे लगेगा कि वहां उसे मदद किया जा रहा है, उसे सहयोग किया जा रहा है, उसे समर्थन दिया जा रहा है, उसे उत्साहित प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस पॉलिसी के द्वारा भारत की सरकार ने इस तरीके की एक मेंटलिटी के साथ जो है काम किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है बजट, सबसे महत्वपूर्ण बात है बजट 2024-25, ये अंतरिम बजट है जो 1 फरवरी को पेश हुआ। 1 फरवरी 2024 को, इस दिन सबसे बड़ी घोषणाओं में एक घोषणा ये भी रही कि 1 लाख करोड़ किसके लिए? R&D के लिए। R&D के लिए नेशनल, आपने देखा होगा, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया गया। ये रिसर्च को, इस अनुसंधान बिल पास करके मानसून सत्र में 2023 में, तो ऐसे में ये जो फंड है, ये कहीं ना कहीं से डीप टेक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक बड़ी मदद, बड़े सहयोग और बड़े बदलाव की संभावना लेकर आया है। और उसमें भी यह घोषणा कि अगर कोई अनुसंधान के लिए लोन लेता है, अगर अनुसंधान के लिए लोन लेते हैं आप, R&D के लिए लोन लेते हैं, तो 50 वर्षों के लिए 0% पर, 0% पर, 0% इंटरेस्ट पर आपको लोन मिलेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कभी भी भारत में अनुसंधान और नवाचार को लेकर के इस तरीके का
जो है भारत सरकार के द्वारा सपोर्ट, विजन नहीं दिखाया गया। ये पहली बार है जब भारत की सरकार ने 50 वर्षों के लिए विज्ञान अनुसंधान के लिए लोन की घोषणा, और वो भी 0% पर। इसका मतलब जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान का जो नारा है, वास्तव में उस दिशा में भारत की सरकार आगे बढ़ती हुई दिख रही है। और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि विज्ञान के क्षेत्र में इतने लंबे समय से काम करने के नाते मेरी भी बहुत इच्छा रहती है कि भारत की सरकार विज्ञान और तकनीकी के बजट को बढ़ाए। भारत के लोगों में, भारत के युवाओं में बहुत ज्यादा क्षमता है। इस पोटेंशियल का आखिर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। लेकिन इस पोटेंशियल को यूटिलाइज कब कर पाएंगे? जब आप फोकस होंगे, जब आप प्रयास करेंगे। और अब की बार के बजट में इस प्रयास को कहीं न कहीं देखते हुए मन खुश हो जाता है, और लगता है कि अब वो समय आ गया है कि भारत अनुसंधान के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग लगाएगा और पूरे विश्व में टेक्नोलॉजी पावर के रूप में भी एक नई पहचान प्राप्त करेगा। इसरो के माध्यम से, डीआरडीओ के माध्यम से, बार्क के माध्यम से, आईटी के क्षेत्र में, स्टार्टअप के क्षेत्र में होने वाली प्रगति से भारत का सम्मान बढ़ा भी है। लेकिन आने वाले समय में भारत अनुसंधान, नवाचार और विज्ञान के लिए बहुत ख्याति प्राप्त करने वाला देश, जैसे आजकल के समय में यूएसए और पश्चिमी देशों को देखा जाता है, जाना जाएगा। यह हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होगी, और हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए एक सुखद समय और सुखद वातावरण भी लाएगी। तो आज के इस सेशन में इतना ही। हम लोग दोबारा इसी तरीके से नए नए तमाम प्रकार के टॉपिक और महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण विषयों से जुड़ते रहेंगे। मेरा पूरा विश्वास है आपको इस सेशन से लाभ हो रहा होगा। अपने कमेंट के माध्यम से आप हम लोगों का प्रोत्साहन भी करते रहिए। मार्ग आप प्रोत्साहन करते रहिए, और साथ ही जो आपकी जरूरतें हैं आप अपनी कमेंट के माध्यम से बताया करिए कि कहां कहां पर आप और क्लासेस चाहते हैं, सपोर्ट चाहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।